नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 20 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो, या फिर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। कपास का संबंध जिस प्रकार से सफ़ेद के साथ है दोस्तों, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है कोयले का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कपास का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है, यानी कि कपास से सफ़ेद आपका कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से अगर आप लोग देखिएगा तो कोयले का जो रंग होता है वो आपका काला होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका काला भरा जाएगा। काला आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से 60 का संबंध 24 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 480 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से अपना दिमाग लगाइएगा। 60 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 24 बन जाए। सभी बच्चे पहले वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर सबसे पहले हम लोग 60 गुना करते हैं 2/5 तो ये आपका कितना हो जाएगा। देखिए 5 से जब 60 को काटेंगे तो ये आपका 12 से कटेगा, और 12 गुना 2 जो है ये आपका 24 होता है। देखिए 24 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम अगर हम लोग आगे करते हैं तो आगे संख्या आपका 480 है। इसमें भी हम लोग गुना करेंगे 2/5 से। तो देखिए 5 से जब 480 को काटेंगे तो 9 पच्चे 45, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 6 पच्चे जो है ये आपका 30 होता है, और 96 गुना 2 जो है ये आपका 192 होता है। 192 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 192 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। इस वाले प्रश्न में सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये ऊपर वाले दोनों संख्या से आपका नीचे वाला संख्या किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये दोनों संख्या से आपका कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इसमें नीचे वाला संख्या को तो 121 है। 121 क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है। अगर हम लोग ये दोनों संख्या से
11 ले आते हैं तो 121 आपका आसानी से बन जाएगा। देखिए 20 माइनस अगर हम लोग 9 करेंगे तो ये आपका 11 होगा और 11 का स्क्वायर ही आपका 121 होता है। देखिए 121 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, पहले दोनों संख्या को आपस में घटाएंगे तो 24 माइनस 11 जो है ये आपका 13 होता है और 13 का स्क्वायर आपका 169 होता है। देखिए नीचे आपका 169 भी दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे, पहले दोनों संख्या को आपस में घटा लेंगे और घटाने के बाद उसका स्क्वायर कर देंगे। देखिएगा 32 माइनस 17 जो है ये आपका 15 होता है और 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है। 225 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 225 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य यदि रूम को MORE लिखा जाता है तो डियर को कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा रूम से आपका एक कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोग रूम को देखिएगा तो रूम जो है वो आपका ROME से मिलकर बनता है और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका MORE दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए पहले वाले अक्षर को तीसरे में और तीसरे वाले अक्षर को पहले में कर दिया गया है, उसके बाद सभी अक्षर को जो है वो उसी स्थान पर छोड़ दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा आपका DARE दिया गया है, इसके भी पहले अक्षर को तीसरे में करेंगे यानी कि डी आपका यहाँ पर हो जाएगा और तीसरे अक्षर को पहले में करेंगे, बाकी सभी अक्षर आपका वही स्थान पर रहेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका देखिएगा तो RADE दिया गया है। RADE आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 9 है और 9 के आगे 15 है। देखिएगा अगर हम लोग 9 + 6 करते हैं तो आपका 15 बनता है। 15 के आगे 23 है। देखिए 15 + 8 जो है ये आपका 23 होता है। 23 के आगे देखिएगा तो आपका 33 है। 23 + 10 जो है ये आपका 33 होता है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा अंतर को तो +6 का है, +8 का है, +10 का है, यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका +12 का हो जाएगा। 33 + 12 आपका 45 बनता है। 45 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य है इस आकृति में कितने त्रिभुज है। सबसे पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इस वाले आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा इस वाले आकृति के अंदर कितना त्रिभुज बनता है। अगर आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपका जो है वो एक वर्ग बनता है और जब भी आपको वर्ग के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले
तो हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करते हैं, वर्ग के अंदर जितने छोटे छोटे खंड दिया रहता है उसको पहले काउंटिंग करते हैं। देखिएगा, एक खंड है, दो खंड है, तीन खंड है, आपका चार खंड है। इसके अंदर चार छोटे छोटे खंड बनते हैं। जब हम लोग 4 गुना 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि इस वाले वर्ग के अंदर जो है वो आपके 8 त्रिभुज बनते हैं। ये आपका वर्ग के अंदर या चतुर्भुज के अंदर जब भी त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो पहले आप लोग छोटे छोटे खंड को काउंट कर लीजिएगा और उसमें 2 से गुना कर दीजिएगा। उसी प्रकार से देखिएगा तो यहाँ पर भी आपका जो है वो एक वर्ग बनता है और इसके अंदर भी जो है वो आपके 4 छोटे छोटे खंड है। यानी कि इसके अंदर भी जो है वो आपके 8 त्रिभुज हो जाएंगे। देखिए 8 + 8 जो है ये आपका 16 त्रिभुज बनता है। 17वां आपका ए हो जाएगा, 18वां आपका ए बनता है, 19वां त्रिभुज ए हो जाएगा, 20वां आपका ए हो जाएगा, 21वां आपका ए बनता है और 22वां आपका ए हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा तो 23वां त्रिभुज जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है। ये जो है ये आपका 23वां हो जाएगा और इसी प्रकार से देखिएगा तो एक आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बनता है। ये जो है ये आपका 24वां त्रिभुज हो जाएगा। अभी इसमें आपके और त्रिभुज बनते हैं। 25वां को देखिएगा तो वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है। ये जो है ये आपका 25वां त्रिभुज हो जाएगा। उसी प्रकार से 26वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है। ये जो है ये आपका 26वां हो जाएगा। और देखिएगा ध्यान से तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपका जो है वो एक त्रिभुज बनता है। ये जो है ये आपका 27वां हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिएगा तो एक जो है वो आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक भी त्रिभुज बनते हैं। ये जो है आपके 28वें हो जाएंगे। यानी कि इस वाले आकृति के अंदर जो है वो आपके टोटल 28 ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। 28 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले वाले पार्ट में देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है समाज शास्त्र, मनोविज्ञान और मानविकी का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मानविकी के अंदर ही आपका मनोविज्ञान और समाज शास्त्र आता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग मानविकी के लिए एक गोला बना लेंगे और इसके अंदर ही आपका समाज शास्त्र और मनोविज्ञान हो जाएगा। और समाज शास्त्र आपका अलग होता है और मनोविज्ञान आपका अलग होता है। यानी कि समाज शास्त्र और मनोविज्ञान को हम लोग अलग अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है एक पंक्ति में ए तथा बी के मध्य में 6 लड़के हैं तथा ए पंक्ति में सबसे पहला लड़का है, बी तथा सी के मध्य में 3 लड़के हैं। यदि सी के पश्चात 12 लड़के हो तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हैं। सबसे पहले आप लोग इस वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ए तथा बी के मध्य में 6 लड़के हैं। मध्य में यानी कि बीच में, यानी कि ए आपका यहाँ पर है और बी आपका यहाँ पर है तो इसके बीच में कितने लड़के हैं, 6 लड़के हैं। देखिएगा
1 2 3 4 5 6 और एक लड़का आपका ए भी है और एक लड़का आपका बी भी है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है तथा ए पंक्ति में सबसे पहला लड़का है। ए जो है वो पंक्ति में पहला लड़का यानी कि पंक्ति यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है बी तथा सी के मध्य में 3 लड़के हैं। बी तथा सी के मध्य में 3 लड़के हैं। मध्य में यानी कि बीच में, यानी कि सी जो है वो आपका कहाँ पर हो जाएगा, सी आपका जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। देखिएगा 1 2 3 लड़के आपके सी और बी के मध्य में बनते हैं। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है यदि सी के पश्चात 12 लड़के हो, यानी कि सी के बाद जो है वो आपके 12 लड़के हैं। सबसे पहले देखिएगा तो सी के बाद कितना लड़का दिया गया है, 1 2 3 4 लड़का दिया गया है। ये आपका 5वां हो जाएगा, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हैं। सभी लाइन को आप लोग काउंटिंग कीजिएगा तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, 9 लाइन, 10 लाइन, 11 12 13 14 15 16 लाइन बनती है, यानी कि पंक्ति में कम से कम 16 लड़के हैं। 16 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये दोनों आकृति किस प्रकार से आपस में संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये वाला आकृति से आपका कौन सा आकृति बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये दोनों आकृति को, तो दोनों आकृति एक ही प्रकार का आकृति है। जब हम लोग इस वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाते हैं तो ये आपका कुछ इस प्रकार का आकृति बनता है। और ध्यान से देखिएगा तो इसमें आपका त्रिभुज रंगा हुआ है और गोला खाली है। तो इसमें देखिएगा त्रिभुज को खाली कर दिया गया है और गोला को रंग दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहले इस वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाएंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। ये जो आकृति है 90 डिग्री घुमाने के बाद जो है आपका कुछ इस प्रकार का आकृति हो जाएगा। और इसमें देखिएगा तो गोला आपका खाली है तो गोला जो है वो आपका रंगा हुआ हो जाएगा और त्रिभुज आपका रंगा हुआ है तो ये आपका खाली हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कुछ इस प्रकार का आकृति भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है ए और बी भाई है, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, बी का सी से क्या संबंध है ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ए और बी भाई है। भाई है मतलब दोनों एक ही पीढ़ी का है, यानी कि दोनों को हम लोग सामने सामने रखेंगे। ए के सामने किसको रखेंगे, बी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, भाई का है तो आप लोग यहाँ पर भाई लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है सी और डी बहाने हैं। सी और डी को अभी आप लोग यहाँ पर छोड़कर आगे प्रश्न को पढ़िएगा। तो ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र कौन है, डी का भाई है। ए का पुत्र है यानी कि एक पीढ़ी नीचे का है तो आप लोग यहाँ पर पुत्र लिख लीजिएगा। और ए का पुत्र कौन है, डी का भाई है। और आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो सी और डी बहाने हैं। ए का पुत्र जो है वो डी का भाई है। भाई है मतलब एक ही पीढ़ी का, यानी कि डी जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या रिश्ता है, भाई का है। तो आप लोग यहाँ पर भाई भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और सी और डी
डी जो है वो बहने हैं, यानी कि एक ही पीढ़ी का, यानी कि ये दोनों को भी सामने सामने रखेंगे, डी के सामने सी को रखेंगे, क्या रिश्ता है, बहन का है, तो आप लोग यहाँ पर बहन भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे बी का सी से क्या संबंध है। देखिए बी और सी आपका यहाँ पर है, ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो डी का जो ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है, यानी कि अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो या तो सी का ए जो है वो माता लगेगा या फिर पिता लगेगा। अगर सी का ए माता लगेगा तो ये जो बी है ये आपका जो है वो चाचा हो जाएगा, यानी कि मामा हो जाएगा। अगर ये सी का जो ए है ये आपका पिता लगेगा तो ये जो है ये आपका चाचा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो रिश्ता बनता है या तो आपका चाचा का बनेगा या फिर मामा का बनेगा। चाचा या फिर मामा आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन पहले आपको कह रहा है सभी कौवे पक्षी है। सभी कौवे क्या है, पक्षी है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, सभी कौवे पक्षी है, यानी कि पक्षी के अंदर जो है वो आपके कौवे हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है आपका पक्षी के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर पक्षी भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और पक्षी के अंदर जो है वो आपके कौवे हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका कौवे के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर कौवे भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कह रहा है सभी मोर कौवे है। सभी मोर क्या है, कौवे है, यानी कि कौवे के अंदर जो है वो आपके मोर हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका मोर के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर मोर भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है सभी मोर पक्षी है। ध्यान से देखिएगा तो मोर के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और पक्षी के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। पक्षी के अंदर ही आपका मोर दिया गया है, यानी कि सभी मोर जो है वो आपके पक्षी हो सकते हैं। ये जो निष्कर्ष है आपका सही निकलता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा तो सभी पक्षी मोर है। ध्यान से देखिएगा तो पक्षी के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, मोर के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। मोर के जो है पक्षी के अंदर ही आपका मोर दिया गया है, यानी कि सभी पक्षी जो है वो आपके मोर नहीं हो सकते हैं। सभी मोर आपके पक्षी हो सकते हैं, लेकिन सभी पक्षी आपके मोर नहीं बन सकता है। ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक आपका सही निकलता है। कौन सा ऑप्शन में केवल निष्कर्ष एक को सही किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा केवल निष्कर्ष एक निकलता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं दो संख्याओं को आपस में परस्पर बदलकर दिए गए समीकरण को सही कीजिए। यहाँ पर आपका एक समीकरण दिया गया है। ये समीकरण का मान जो है वो आपका 26 दिया हुआ है। ये जो समीकरण है ये आपका गलत दिया गया है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कौन सा दो संख्याओं को आपस में बदलेंगे ताकि ये समीकरण जो है वो आपका सही हो जाए। अगर हम लोग सबसे पहले देखिएगा 9 गुना 3 है। अगर हम लोग 7 के जगह पे 9 को रखते हैं और 9 के जगह पे 7 को रखते हैं तो देखिएगा 9 के जगह पे 7 को रखेंगे तो 7 गुना 3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस करेंगे 8 भागा करेंगे 2 और प्लस करेंगे यहाँ पर हम लोग 9। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो देखिएगा 7 गुना 3 आपका 21, माइनस करेंगे 8 भागा 2 जो है ये आपका 4 हो जाएगा, प्लस करेंगे 9। ध्यान से देखिएगा तो 21 माइनस 4 जो है ये आपका 17 और 17 प्लस 9 जो है ये आपका 26 बनता है। देखिए 26 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि 7 के जगह पे 9 और 9 के जगह पे 7 को रखने पर ये जो
समीकरण है ये आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 7 और 9 दिया गया है? 7 और 9 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कार्य है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को, सिंगल अक्षर को, तो देखिए जेड से आपका वाई है, यहाँ पर -1 है, वाई से आपका एक्स है, -1 है, यानी कि आगे भी हम लोग -1 करेंगे तो एक्स 24वें नंबर पर होता है ABCD के क्रम में, और 24 - 1 आपका 23, और 23वें नंबर पर जो है वो आपका W होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो ए से आपका बी है +1 है, बी से आपका सी है +1 है, यानी कि आगे भी हम लोग +1 करेंगे तो सी +1 आपका डी होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका W और D दिया गया है? W और D आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कार्य है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए में तुलसी है, ऑप्शन बी में चमेली है, ऑप्शन सी में ट्यूलिप है, और ऑप्शन डी में आपका गुलाब है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो तुलसी जो है ये आपका एक फूल नहीं होता है, तुलसी जो है ये आपका एक फूल नहीं है, बाकी सभी जो है वो आपका फूल दिया गया है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका ऑप्शन ए बनता है। तुलसी आपका फूल नहीं है, बाकी सभी आपका फूल है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न आकृति को तो सभी के कोने पर देखिए कुछ इस प्रकार का आकृति दिया हुआ है, यानी कि इसके भी कोना पर जो है वो आपके कुछ इस प्रकार के आकृति बनेंगे, यानी कि इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते थे, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वाले चैनल पर जो है वो आपको डेली रीजनिंग के एक प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।